हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। स्वागत है आप सभी का जीके क्लास में। साइंस जीके हम कर रहे हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है अपना। फर्स्ट चैप्टर अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, जल्दी से आप देख लीजिएगा उसको भी, क्योंकि हमने अभी साइंस के जो जीके क्वेश्चन है वो स्टार्ट ही किए हैं चैप्टर वाइज। अभी हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 2। पहले चैप्टर के 2 पार्ट्स रह चुके हैं, वो भी देख लीजिएगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स, किनेमैटिक्स एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, यांत्रिक, किनेमैटिक्स और गुरुत्वाकर्षण के तहत गति। 25 क्वेश्चन रहेंगे इसके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम जुड़ जाइए, 3 बज गए हैं, क्लास का टाइम हो गया है। आ जाइए, सभी का वेलकम है पूजा डागर जी की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारहीनता होता है, तो भारहीनता क्या होता है? जब गुरुत्वाकर्षण घट जाता है या गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है या निर्वात की स्थिति या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो भारहीनता होता है। तो भारहीनता क्या होता है? भारहीनता होता है। तो भारहीनता कब होता है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति या फिर जब गुरुत्वाकर्षण घटता है या फिर निर्वात की स्थिति में या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो भारहीनता होता है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के समय। गुरुत्वाकर्षण की जो है शून्य स्थिति हो जाती है भारहीनता के टाइम। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। भारहीनता होता है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साइकिल और कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग होता है, क्योंकि साइकिल और जो कार होती हैं उसमें एक बेरिंग का प्रयोग होता है जिसमें बॉल जैसी छोटी छोटी बिल्कुल गोल गोल बॉल होती हैं और का प्रयोग होता है। क्योंकि क्यों होता है उसका प्रयोग? पहिया और दूरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है, या फिर पहिया और दूरी के बीच संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है, या फिर पहिया और दूरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? साइकिल और कारों में बॉल और बेरिंग का प्रयोग होता है। क्यों होता है? तो इसका आंसर हमारा रहेगा साइकिल और कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग होता है, क्योंकि पहिए और दूरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। तो क्या होता है? पहिए और दूरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र क्या हो जाता है? घट जाता है। ये आएगा इसका आंसर सी। ठीक है फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एक अपनी क्लास होती है 8 से 8:30, 8 से 8:40 के बीच में होती है एक क्लास, 8 से 8:40। अगर आप नए हैं तो आपको मैं बता दूं, 8 से 8:40 के बीच में हमारी जीके क्लास रहती है। जीके क्लास 8 से 8:40 के बीच में रहती है, और इस टाइम पे हम 3 बजे साइंस करते हैं, डेली साइंस करते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सुनामी किसके द्वारा नहीं होती? तो कुछ सुनामी किसके द्वारा नहीं होती? भूकंप के द्वारा, प्रभंजन के द्वारा, या समुद्र तलीय भूसंकलन के द्वारा, या ज्वालामुखी उद्गार। यहाँ क्या रहेगा? सुनामी किसके द्वारा होती नहीं है? तो जब भूकंप आते हैं उससे सुनामी होती है। हाँ जी, जब भूकंप आते हैं तब सुनामी लहरें उठती हैं। और समुद्र तलीय भूस्खलन, जब समुद्र के नीचे भूस्खलन हो जाता है, यानी जो पहाड़ियाँ हैं वो खिसक जाती हैं, तभी भी जो है सुनामी लहरें आती हैं। और ज्वालामुखी उद्गार के समय भी जो है ऐसा होता है। लेकिन ज्वालामुखी उद्गार के समय भी होता है, तो लेकिन प्रभंजन के समय सुनामी नहीं आती है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी। क्या रहेगा आंसर? बी रहेगा। सुनामी प्रभंजन के समय नहीं आती है, भूकंप और समुद्र तापीय भूस्खलन और ज्वालामुखी उद्गार के समय आती है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ है। तो कैसा है तेल का मुक्त पृष्ठ? एक बार और क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं।
तल से अंशतः भरा हुआ, किससे? तेल से भरा हुआ तेल का एक टैंकर है और वह समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, एक समान त्वरण से वह जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? कैसा होगा? क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, या फिर क्षैतिज बना रहेगा, या फिर क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, या परवलय वक्र का आकार लेगा। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा हमारा डी, परवलय वक्र का आकार लेगा। कैसा आकार लेगा? तो कैसा आकार लेगा? परवलय वक्र का आकार लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, परवलय वक्र का आकार लेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है ये बताना है हमने। क्या होता है भूकंप अधिकेंद्र? पृथ्वी के भीतर बिंदु जहां भ्रंश के प्रकार से संचलन होता है, या फिर बिंदु जहां पर भूकंप लेखी अवस्थित होता है, या फिर सी संबंधित भूकंपों के समूह का सन्निकट केंद्र है, या फिर उस स्थान के प्रत्यक्षतः ऊपर बिंदु जहां भ्रंश नक्षत्र के साथ संविदारण होता है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? यह होता है उस स्थान के प्रत्यक्ष ऊपर बिंदु अधिकेंद्र होता है, जब जहां हमारी जैसे धरती है, धरती के नीचे कुछ भी जो है प्रतिक्रिया होती है, तो वो जब सबसे पहले जहां पर पहुंचती है ऊपर की तरफ, उस स्थान के प्रत्यक्ष ऊपर बिंदु जहां भ्रंश नक्षत्र के साथ संविदारण होता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ धरती के नीचे भूकंप आया और सबसे पहले ये भूकंप इस बिंदु पर पहुंच गया, इसको कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। तो उस स्थान के प्रत्यक्षतः ऊपर बिंदु जहां भ्रंश नक्षत्र के साथ संविदारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, भ्रंश होता है, जो दरार आ जाती है उसको बोलते हैं भ्रंश। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की जो है ज्वाला का आकार हो जाता है। तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाता है? अधिक छोटा हो जाता है, अधिक लंबा हो जाता है, गोलाकार हो जाता है, या वही रहता है? तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की जो है ज्वाला का आकार हो जाएगा। किस तरह का हो जाएगा? एक गोलाकार हो जाएगा। कैसा आकार हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। जैसे मोमबत्ती जलती है वो गोल गोल जलती हुई दिखाई देगी जब भारहीनता की अवस्था होगी। तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की जो है ज्वाला का आकार होता है गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार होता है। ये अपने 6 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है साइंस का, साइंस जीके का, और इसमें हमारे सारे क्वेश्चन कवर अप नहीं होंगे, शायद इसके भी 2-3 पार्ट बन जाएंगे। तो आप वो जो पहले वाले पार्ट है वो भी देख लेना, जो फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन से सही हैं। तो ध्यान से पढ़ने हैं सारे कथन। कथन से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं कथन से रिलेटेड, तो इसलिए ज़्यादातर ये मैंने रखे हैं क्वेश्चंस इस तरह के। क्वेश्चन नंबर 7, जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। हर बी क्या है? हर आवर्तन में दोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं, या सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। तो क्या इसका सही रहेगा? इनमें से कथन कौन सा सही रहेगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखना है, तो इसका आंसर हमारा रहेगा फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ ठीक है, लेकिन थर्ड हमारा ठीक नहीं है, तो इसलिए इसमें ढूंढो 1 2 3 1 2 4।
तो सी आंसर रहेगा हमारा। एक बार फिर से ये देख लेते हैं कौन कौन से कथन है। जब गोला, अभी इसको समझने की कोशिश करना क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो वर्ण शून्य होता है। तो गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो वर्ण कैसा होता है? शून्य होता है। और हर आवर्तन में दोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट जो है वेग को प्राप्त करता है। जो हर आवर्तन, जब भी वो आवर्तन करता है उसमें जो है दोलक जो है 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, किसी एक ही निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। और सी ये हमारा गलत है। सामान्यतः दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ, जो दोलक का आयाम है समय के साथ साथ कैसा हो जाता है? कम होता जाता है। दोलक का आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। ये हो गया फ्रेंड्स अपना 7 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन ये क्या है। ये एक कथन ए और दूसरा कारण आर है, विचार करें। तो विचार करना है, कथन ए है क्या और आर है उस, ये जो कथन होता है, ये जो कहा होता है, ये इसका कारण है या नहीं, ये भी देखना होता है हमें। तो ए कथन क्या है? लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का एक गोला जो है पारे पर तो तैरता है लेकिन पानी में क्या होता है? डूब जाता है पानी में और पारे के ऊपर तैरता है। और कारण क्या है? कारण देख लेते हैं। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। जो लोहे का अपेक्षित घनत्व है पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो अभी देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, या फिर ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्या इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा जो है हमारा ए सही है और परंतु आर गलत है। आर गलत है, हमारा ए सही है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा क्या? ये रहेगा सी आंसर रहेगा, क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से कैसा होता है? कम होता है। कम होगा कुछ तभी तो वो उसके ऊपर तैरेगा। तो लोहे का एक गोला पारे पर तो तैरता है परंतु पानी में डूब जाता है। याद रखना है, पारे पर तो तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है। और लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से कम होता है। कम होता है इसीलिए वो उसके ऊपर तैरता रहता है, उसमें डूबता नहीं है। तो ये हो गए अपने 8 क्वेश्चन फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन क्या है? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार नहीं, अभी तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और हमें टाइम भी लगता है समझने में और पढ़ने में, और इतना टाइम होता नहीं है। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली जीके क्लास में, डेली साइंस जीके क्लास में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सारे चैप्टर कवर करेंगे। तो जुड़ जाइए अगर चैनल पर आप नहीं जुड़े हैं अब तक तो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वेलकम है सभी का, सब्सक्राइबर्स का भी, नॉन सब्सक्राइबर्स का भी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, यदि जो है हमारी जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या, उसकी त्रिज्या है वह 1% कम हो जाए। द्रव्यमान तो वही रहे लेकिन त्रिज्या कम हो जाए 1%, तब पृथ्वी के तल पर जो है जी ग्रेविटी का मान है। तो क्या होगा? ग्रेविटी का मान 2% बढ़ जाएगा, 0.5% बढ़ जाएगा, या 0.5% कम हो जाएगा, या 2% कम हो जाएगा। तो क्या होगा जब ऐसा होगा? यदि पृथ्वी का द्रव्यमान तो वही रहता है लेकिन जो त्रिज्या होती है वह 1% कम हो जाती है, तब पृथ्वी के तल पर ग्रेविटी का मान 2% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। याद रखना है, पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहता है लेकिन त्रिज्या 1% कम हो जाती है, और तो पृथ्वी के तल पर ग्रेविटी का मान 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर जो है तीव्र गति से जाता हुआ
4 पहियों वाला वाहन है। कैसा वाहन है भाई? 4 पहियों वाला वाहन है। तो क्या होता है, बाहरी पहिए पर उल्टेगा या बाहर की तरफ फिसलेगा या फिर अंदर के पहिए पर उल्टेगा या फिर अंदर की तरफ फिसलेगा। तो जब बहुत स्पीड से तीव्र गति से जब कुछ व्हीकल चलता है ऐसे गोल गोल, तो वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला व्हीकल, कितने? 4 पहियों वाला व्हीकल, तो बाहरी पहियों पर उल्टेगा या फिर बाहर की तरफ फिसलेगा या फिर अंदर के पहियों पर उल्टेगा या फिर अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसमें से क्या क्या रहेंगे आंसर? बी और डी, ए और सी, या बी और सी, या ए और डी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 10th का आंसर रहेगा बी और सी। क्या रहेगा? बी और सी हमारा आंसर रहेगा। इनमें से बी और सी, ये है सी पे है बी और सी। और बी और सी क्यों रहेगा? बाहर की तरफ फिसलेगा, जब बहुत स्पीड से चलेगा तो बाहर की तरफ फिसलेगा, और क्या होगा? दूसरा, अंदर के पहिए पर उल्टेगा, और अंदर का जो पहिया है बाहर की तरफ फिसलेगा और अंदर के पहिए पर उल्टेगा। तो ये हो गए दोनों इसके ठीक, बी और सी रहेगा इसका आंसर। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई पिंड होता है उसको चंद्रमा से पृथ्वी पर जो है स्थानांतरित किया जाता है। अगर चंद्रमा से हम कुछ भी लेके आते हैं पिंड टाइप, तो पत्थर टाइप, तो क्या होता है? स्थानांतरण किया जाता है। तो क्या होता है? पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा घट जाती है, या पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है, या पृथ्वी पर उसका भार और मात्रा अपरिवर्तित रहते हैं, या पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा जो है मात्रा परिवर्तित रहती है। तो क्या होता है, जब हम किसी पिंड को पृथ्वी पर लेके आते हैं चंद्रमा से, तो पृथ्वी पर उसका जो है भार बढ़ जाता है और मात्रा जो है अपरिवर्तित रहती है। भार बढ़ जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्या होता है? भार तो उसका बढ़ जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा। अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति है, पृथ्वी पर उसका भार 62 किलोग्राम है और चंद्रमा पर उसका भार 10 किलोग्राम हो गया, घट जाता है ना, चंद्रमा के ऊपर भार कम हो जाता है हमारा, तो हम हवा में उड़ने लग जाते हैं। तो इस तरह से तो अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? अंतरिक्ष में उसका भार कितना होगा? 35 किलोग्राम होगा, या 54 किलोग्राम होगा, या 70 किलोग्राम होगा, 0 या 0 होगा। तो उसका कुछ भी भार नहीं रहता। हमारे अंतरिक्ष में उसका भार क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अंतरिक्ष में कोई भी भार शो नहीं करता है, तो उसमें भी हम अंतरिक्ष में भी हवा में उड़ते रहते हैं, तो इसलिए उसका भार क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये रहेगा अपना 12th का आंसर बी। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर कोई वस्तु है उसका जो द्रव्यमान है 100 किलोग्राम है, तो गुरुत्वजनित त्वरण G = 10 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण है, अगर है ना, किसी वस्तु का द्रव्यमान इतना है तो वो कैसी है? गुरुत्वजनित त्वरण है। और अगर चंद्रमा पर भी गुरुत्वजनित त्वरण है तो 6 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर। तो चंद्रमा पर वस्तु का जो है द्रव्यमान कैसा होगा? दोनों का सेम ही है, तो सेम में तो क्या होगा? सेम ही रहेगा ना। तो 60 किलोग्राम 100/6 किलोग्राम, या 100 किलोग्राम, या 600 किलोग्राम। तो इसका रहेगा हमारा आंसर 100 किलोग्राम। क्या रहेगा? 100 किलोग्राम। क्यों रहेगा 100 किलोग्राम? क्योंकि ये बात ध्यान से पढ़ो, गुरुत्वजनित त्वरण यहाँ पर है, और अगर वस्तु का भी ऐसा ही है, और जो चंद्रमा है उस चंद्रमा पर भी गुरुत्वजनित त्वरण है, सेम ही है, तो सेम ही इसका रहेगा। तो 100 किलोग्राम रहेगा वजन। क्वेश्चन नंबर 14, 2 वक्तव्य दिए गए हैं। यह एक कथन ए और बी है। ए और जो कारण है आर है हमारा। तो कथन क्या है, कारण क्या है, दोनों पढ़ लेते हैं। तो दोनों कितने एक दूसरे से संबंधित है या नहीं है, तो वो बताना है हमें। तो क्या है, ए तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का जो है टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। तो तांबे का टुकड़ा है कांच के टुकड़े की बजाय ज़्यादा देर तक गर्म रहता है, तो गर्म अधिक लगता है। तो क्या होता है, ये ठीक है या नहीं है? आगे देखते हैं, इसका कारण देख लेते हैं। ये तो ठीक ही है, कारण देख लेते हैं।
तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो यह जो कारण है यह हमारा कैसा है, यह सही है या नहीं है? इसका आंसर रहेगा हमारा आर जो है सही नहीं है। तांबे का जो घनत्व है कांच के घनत्व से कैसा होता है, कम होता है। तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो जो है कथन तो हमारा सही है लेकिन कारण सही नहीं है। ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है, या फिर ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है, या फिर ए और ए सही है किंतु आर गलत है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 14th का ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है किंतु जो है ए की सही व्याख्या आर नहीं है। दोनों ही सही है लेकिन जो है ए की व्याख्या नहीं दे रहा ये हमारा, तो ये रहेगा इसका आंसर ए। आगे चलते हैं 15th क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। कैसे? घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है एक व्यक्ति, तो इस धरती पर निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? तो निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? कूद कर, छींक कर, दौड़ कर, लुढ़क कर। तो एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज पर खड़ा है, वह धरातल पर निश्चित दूरी जो है तक वह कैसे आगे बढ़ेगा? निश्चित दूरी तक कैसे आगे बढ़ेगा? घर्षण रहित है तो लुढ़क कर। कैसे? लुढ़क कर। घर्षण रहित है तो लुढ़क कर पहुंचेगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। कथन क्या है और इसका कारण क्या है? तो दोनों में से देखना है। कथन क्या है? एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कोई सीटी बजाने से अपने आप को गति में नहीं ला सकता। तो ये तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? तो ए तो हमारा बिल्कुल ही गलत है, तो रहेगा आर। कारण क्या है इसका? यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग परिवर्तित नहीं होगा। अगर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। तो ये आर हमारा सही रहेगा, ए हमारा गलत रहेगा। तो इसका रहेगा ए गलत है हमारा और आर सही है। डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? भार, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहेगा? इनमें से वस्तु की मात्रा बदलने पर इसका आंसर रहेगा आयतन परिवर्तित रहेगा हमारा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, जो बदलेगा नहीं। वस्तु की मात्रा बदल जाएगी लेकिन आयतन नहीं बदलेगा, उसका सेम ही रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा 17। आगे चलते हैं 17 के बाद 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबरिंग शायद गड़बड़ हो गया है, तो देख लेते हैं इसका क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये हमारा 16 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 16 क्वेश्चन एक बार दोबारा देखते हैं, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है इस पे। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आयतन तो परिवर्तित होगा क्योंकि कम ज़्यादा होने पर आयतन परिवर्तित होता है, लेकिन बार है और द्रव्यमान है और घनत्व हम तो अपरिवर्तित घनत्व है। जो घनत्व कभी भी नहीं बदलता, बार भी बदल जाता है, द्रव्यमान भी बदल जाता है और आयतन भी बदल जाता है, लेकिन घनत्व कभी नहीं अपरिवर्तित होता। याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, घनत्व अपरिवर्तित रहता है, किसी चीज का घनत्व नहीं बदलता है। तो 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलेगा? तो घनत्व नहीं बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, या द्रव्यमान सांद्रता नहीं बदलेगा, या आयतन नहीं बदलेगा। सब कुछ बदल जाएगा लेकिन आयतन नहीं बदलेगा, क्योंकि जो चीनी है वो पानी में क्या हो गई? घुल गई है।
तो आयतन नहीं बदलेगा। तो इसका रहेगा आयतन, उसका हमारा घनत्व रहेगा, है परिवर्तन में घनत्व, और इसका रहेगा हमारा आयतन। आयतन नहीं बदलेगा चीनी के घुल जाने पर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, उसका भार घट जाता है। पृथ्वी से हम कुछ भी चीज चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या होता है, उसका भार घट जाता है, बढ़ जाता है, या उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। तो जब हमारा ही भार घट जाता है तो चीज का भार तो अपने आप ही घट जाएगा, तो उसका भार घट जाता है। ये याद रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 19, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। एक साधारण यंत्र है, वो किसी व्यक्ति की एक साधारण यंत्र है फ्रेंड्स। साधारण यंत्र देखो क्या है, वह किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, या फिर कम काम करने में, या फिर उतना ही मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, या फिर उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, कम बल का प्रयोग करेंगे लेकिन जो है उतना ही मात्रा में हम कार्य करेंगे। कोई यंत्र ले रखा है तो जल्दी से काम तो बन जाएगा, लेकिन कम बल लगेगा और काम उतनी ही देर में होगा। ठीक है, तो इसका 19th का आंसर रहेगा हमारा, कम बल पर प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करना। कम बल का प्रयोग करेंगे। साधारण यंत्र है तो कम ही बल लगेगा लेकिन काम उतने ही टाइम में होगा। क्वेश्चन नंबर 20, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड क्या है? तो क्या है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, या समय के ऊपर निर्भर करता है, या तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो लोलक की कालावधि का किस पर निर्भर करता है? तो 20 का आंसर रहेगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ये हमारा लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है लोलक की कालावधि। तो ये हो गए फ्रेंड्स अपने 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन के बाद हम देख लेते हैं 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन क्या है? केवल हमारे 5 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। केवल 5 मिनट में इसको कवर अप कर रहे हैं हम बिल्कुल जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। अगर कोई बैठकर झूला झूल रही है लेकिन एकदम से वो खड़ी हो जाती है झूले पर, तो क्या होता है? तो क्या होता है? अधिक हो जाएगा क्या उसका ये आवर्तकाल कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, या लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करता है, या अपरिवर्तित रहेगा? तो जब वो कोई बैठा है, बैठ के फिर वो खड़ा होता है ना, तो उससे क्या होता है? कम हो जाएगा। जो है प्रणोद आवर्त, ये है यहाँ पर इकट्ठा लिख देती हूँ मैं इसको। आवर्तकाल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आवर्तकाल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 22, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो सुस्त क्यों हो जाती हैं भाई? क्या है? कुंडली में घर्षण के कारण, या गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण, या फिर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई जो है दोलक में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, या फिर गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 22 का आंसर रहेगा हमारा सी। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहेगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर निर्भर करता है? जो घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल होता है ना, उसका जो कार्य किस पर निर्भर करता है? ए जॉनसन, या बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, या फिर सी क्या दाब विद्युत प्रभाव, या फिर डी एडिशन प्रभाव। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स दाब विद्युत प्रभाव। दाब विद्युत प्रभाव है, यह है घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य जो है किस पर आधारित होता है? दाब विद्युत प्रभाव पर यह कार्य आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेशर कुकर, जो हमारे कुकर होते हैं जिसमें हम सब्जी बनाते हैं, तो प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। तो प्रेशर कुकर का जो है उसका उच्चतम ताप निर्भर करेगा किस चीज पर निर्भर करेगा? ऊपर के छेद का क्षेत्रफल, व्यापक
वह पकाए जाने वाले पदार्थ पर, या फिर ऊपर के छेद का क्षेत्रफल वह उस पर रखा गया वजन पर, या फिर उसके छेद पर रखा गया वजन वह पकाए जाने वाले पदार्थ पर, या ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर। तो क्या रहेगा आंसर? प्रेशर कुकर के अंदर का जो तापमान होता है, जब हम सब्जी बनाते हैं तो कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं, और जो उच्चतम तापमान होता है प्रेशर कुकर में, तो वो किस वजह से होता है? तो उसका होगा आंसर इसका हमारा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल। किसका? ऊपर के छेद का क्षेत्रफल वह उस पर रखा गया वजन, उस पर रखा गया वजन, ये रहेगा हमारा आंसर। ऊपर के छेद का क्षेत्रफल वह उस पर रखा गया वजन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 24 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारा बचा है, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, लाइक करके जाना है सभी को प्लीज़, और सब्सक्राइब भी करके जाना है सभी को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि, जो है एक जगह है पीसा की जो मीनार है, पीसा नाम है मीनार का, तो जो झुकी हुई है लेकिन वो गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती है? वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, या वह शीर्ष भाग में पतली होती है, या फिर उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, या फिर गुरुत्वाकर्षण केंद्र से होने जाने वाली ऊर्ध्वाधर जो है लाइन तल के अंदर रहती है। जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर सीधी जो है लाइन है, वह तल के अंदर जो है अटैच होती है। इस वजह से पीसा की जो है मीनार झुकी हुई होती है लेकिन वो गिरती नहीं है। ये हो गए अपने फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन। ज़्यादा बड़े बड़े से क्वेश्चन थे इसीलिए मैंने थोड़े कम क्वेश्चन रखे हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, वीडियो में एंड तक जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं शाम वाली क्लास पे। शाम वाली अपनी क्लास रहती है 8 से 8:40 के बीच में, और 8 से 8:40 पर हम क्या करते हैं? जीके। क्या करते हैं हम? 8 से 8:40 पर करते हैं जीके, और 3 से 3:30 पर करते हैं हम 3 से 3:30 पर करते हैं साइंस। ठीक है, साइंस के सारे चैप्टर कवर करेंगे, सारे चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट रहेगा हमारी क्लास में, तो आप जुड़ जाइए अगर चैनल से जुड़े नहीं हैं अभी तक, और सपोर्ट भी कीजिए प्लीज़, थोड़ा सा नया चैनल है इसीलिए। तो कीप स्माइल, टेक केयर, गुड नाइट तो अभी नहीं हुआ है, शाम को होगा 8 वाली क्लास में। तो कीप स्माइल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई चैनल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।